नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और डेली डिस्कशन में चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत की, और इसलिए क्योंकि अब जब 2024 का मुख्य चुनाव निपट चुका है, उसके बाद अब टक्कर होगी उन सीटों पर उपचुनाव को लेकर के, विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर, जब यह तय होगा कि गठबंधन वाकई में फायदे का था या लंबा चलने वाला और एक ध्येय को लेकर के बात करने वाला गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की परीक्षा होगी, साथ में मायावती की परीक्षा होगी, बहुजन समाज पार्टी की यह सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि उनके पदाधिकारी अभी तक तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने का और संविधान को बदल देने का जो नैरेटिव था, उसने सबसे ज्यादा नुकसान किया बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन अब जब 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा, तब कौन सा नैरेटिव काम करेगा? यानी कि 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम यह नैरेटिव तो नहीं चलने वाला, और इसीलिए यह सबसे बड़ी और सबसे कड़ी अग्नि परीक्षा होगी बहुजन समाज पार्टी की। दूसरी तरफ टक्कर देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता है और सांसद चुने जा चुके हैं नगीना लोकसभा सीट से। हौसले बुलंद हैं, बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन है आजाद समाज पार्टी के। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, एक, और दूसरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बना रहेगा या कांग्रेस को कुछ सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड होगा फिर? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने अपनी बात में इंट्रोडक्शन में कहा कि आरक्षण वाला जो बात थी, लोकसभा चुनाव के जब नतीजे नहीं आए थे उससे पहले बात आई थी, और उसके आधार पर जनता ने वोट दिया था। तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को अच्छा मैंडेट मिला। बसपा खत्म हो गई क्योंकि उन्हीं के मतदाता ज्यादातर शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ। तो अब क्योंकि मतदाताओं के मन में भी ये स्पष्ट हो गया कि भाई लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और आरक्षण वाली बात जो है अब उपचुनाव में नहीं होती है, नहीं लागू कम से कम 10 सीटों पर आप जीत के हार के कौन सा संविधान बदल देंगे? और राज्य उसके लिए अधिकृत भी नहीं, कोई स्टेट की बदल सके। तो मुझे लगता है कि अब मतदाताओं का फोकस और उनका विजन थोड़ा सा क्लियर होगा कि वोट जो करना है वो मुद्दे कुछ और है, आरक्षण वाला तो मुद्दा नहीं होगा। तो इस लिहाज से ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, गठबंधन है, ये इनका भी टेस्ट है कि आप उस मुद्दे पे तो इतना आप लाभ ले लिए, लेकिन जब अगर ये मुद्दा आपके पास नहीं था तो आपकी हैसियत कितनी है, ये एक तो पता चल जाएगा, परखा जाएगा। दूसरी बात है कि आपने बीएसपी की बात की। बीएसपी अमूमन उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन अगर उपचुनाव नहीं लड़ेगी तो उनके लोगों में मैसेज जाएगा कि ये लोग थक हार के बैठ चुके हैं, अब इनके अंदर कोई दम नहीं है। और चंद्रशेखर चुनौती देने आ रहे हैं। चंद्रशेखर तो यात्राएं निकालने जा रहे हैं सब जगह, पूरे प्रदेश भर में, और वो बीएसपी के एक बड़े विकल्प के रूप में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीएसपी मुझे नहीं लगता कि इन उपचुनाव से बाहर बैठेगी, वो उपचुनाव कंटेस्ट करेगी, चुनाव लड़ेगी। 10 सीटें हैं, उपचुनाव लड़ेगी, और उसके मन में यह भी होगा कि भाई आरक्षण वाली बात की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ, तो हमारे मतदाताओं का भ्रम टूटा होगा, अब वो वापस हमारे पास आएंगे, तो हो सकता है हमारे नंबर्स बढ़ जाएं। अभी विधानसभा में 1 सीट है उसकी, हो सकता है इस 10 सीटों में कोई 1 सीट उसके हाथ लग जाए। तो नंबर बढ़ने का, और दूसरा एक संदेश जाएगा बाहर तक कि भाई देखिए ये पार्टी लड़ने वाली है, बैठने वाली नहीं है। तीसरी बात बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये भी है कि भाई योगी सरकार को अपनी नीतियों के आधार पर स्टेट का इलेक्शन होगा। वहां तो मोदी जी का चेहरा था, लेकिन यहाँ पे योगी जी की भी परीक्षा है कि आपकी जो योगी मॉडल है उसका टेस्ट है कि क्या ये सफल है, या फिर ये भी उसी लोकसभा चुनाव की तरह जो आंधी चली, ढोल के अंदर फूल ही नजर आए, उसमें बह गई पूरा। तो ये तीनों पार्टियों के लिए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है ये। इस लिहाज से तीनों पार्टियों की परीक्षा है, और नैरेटिव है नहीं, किसी के पास कोई नैरेटिव है नहीं, वो खत्म हो चुका है। आपको अपनी आइडियोलॉजी, आपको जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके आधार पर ही चुनाव लड़ना है। आप नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं बना सकते पब्लिक के बीच में, कम से कम इस 10 सीटों के उपचुनाव। बिल्कुल, आप देखिए कि थोड़ा लोकल फ्लेवर रहेगा, इवन दो कि लोकसभा चुनाव में भी लोकल फ्लेवर ही दिखा है, बहुत कुछ दिखा है। और ये आरक्षण वाली बात है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए हैं,
बहुत सारे गांव में आप जाइए तो ये बात होती है कि यार ये तो आरक्षण वाली बात थी, ये तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, ना कुछ हुआ ऐसा। उनको अब तो डर है कि हमको जो तमाम लाभ मिलते हैं, स्कीम्स मिलती हैं, कहीं वो ना हमसे छीन ली जाए। तो आरक्षण को एक तरीके से ये एक ऐसे उसको तमाम भाजपा वाले तो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार करके ये चुनाव इस तरीके से लड़ा गया, जबकि आरक्षण बदलना तो किसी भी पार्टी की क्षमता में ही नहीं है आज की स्थिति में। लेकिन अब ये मुद्दा धराशायी हो चुका है और इसके बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है। अच्छा, उसमें भी देखना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपका वोट शेयर 10% गिर गया। विधानसभा चुनाव में भी आपका कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, आपका कुछ नहीं हो पाया। इस बार आप मूल मुद्दे पर हैं। एक तो पहली चीज, आप अकेले चुनाव में हैं। दूसरा, बहन जी की एक जो मीटिंग होनी है 23 जून को, उसमें कहा जा रहा है कि इस पर भी फैसला तय है लगभग कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या आकाश आनंद की कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि खबरें हैं उनको मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया। देखिए, आकाश आनंद के नाम का एक फैन क्लब है जो इस समय एक्स पे बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव है और वो लगातार लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो और मीटिंग्स में भी 23 तारीख को एक बैठक भी होने वाली है। तो आप आकाश आनंद की भूमिका को यूं एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो पर्दे के सामने नहीं रहेंगे तो पर्दे के पीछे से वो काम करेंगे और अपनी पार्टी को एकजुट करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, संगठन को देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी का और मायावती जी का एक्स हैंडल और आकाश आनंद का एक्स हैंडल, उसका एनालिसिस कर रहा था। मैंने देखा 1 तारीख के बाद आकाश आनंद का कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट नहीं है ऐसा जिसको उन्होंने मायावती जी के ट्वीट को या पोस्ट को उन्होंने कोट किया हो या रीट्वीट किया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद से जबकि मायावती जी 4-5 को पोस्ट कर चुकी हैं, तो क्या ये अब चीजें अंदर ही अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है क्या मायावती जी में और आकाश आनंद में? नाराजगी वाली बात है। ये बहुत अंदरूनी खबर रही अभी। इसके लिए तो उनके घर में घुसना पड़ेगा। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि आकाश आनंद को जिस तरीके से जिम्मेवारी दी गई और जिस अंदाज से जिम्मेवारी वापस ले ली गई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वेटिंग फॉर अ राइट टाइम उनको बैठा दिया गया कि अभी आप बैठिए। और आकाश आनंद भी समझ गए हैं कि अभी हमको पर्दे के पीछे ही रहना है, पर्दे के आगे नहीं जाना है। पर्दे के आगे सिर्फ एक चेहरा रहेगा, वो बहन मायावती का। वो जो कहेंगी वही होना है। आकाश आनंद के बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने कद और अपनी चादर से ज्यादा बाहर निकल गए थे। जिस तरीके से वो अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने लगे थे, अपने तो परेशानी में पड़ ही रहे थे, मायावती जी को भी परेशानी में डालने वाली कुछ हरकतें ऐसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पार्टी को वो फ्लेवर पसंद आ रहा था, मतदाताओं को पसंद आ रहा था, लेकिन बहन मायावती को वो पसंद नहीं आया और इसीलिए उनको संगठनात्मक ढांचे में और रणनीतिक तौर पर वो फिट नहीं बैठा। वो एक नैरेटिव बनाने के लिए फिट था। वो उनके जो वोटर्स हैं, जो तालियां बजाते हैं, जो पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का मुझे याद है कि हेलीकॉप्टर जब उनका निकलता था तो गांव-गांव में लोग बैठ के ऊपर तालियां नीचे से बजाते थे और हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। उनको इस कदर मानते थे। तो और वही बातें वो सुनना चाहते हैं आकाश आनंद से। उन्होंने जो कहा वो लोगों को पसंद भी आना शुरू हुआ। लेकिन कुछ तो ऐसा अनयूजुअल हुआ कि उनको वापस बैठा दिया गया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हिसाब से भी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है, इसलिए उनको जो जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी, वापस ले ली गई। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी कह रही गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, हम गठबंधन में बने रहेंगे और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटें, कुछ सम्मान हमको भी चाहिए। देखो, कांग्रेस की तो कोई सीटें थी नहीं, या तो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। बस यही 2 लोग हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। तो क्या समाजवादी पार्टी उनके इस मांग पर कुछ सोचेगी, कुछ और करेगी? कुछ एक सीटें मिल सकती हैं उसको? देखिए, बिल्कुल मिल सकती हैं। बड़ा सफल गठबंधन ये रहा है। ऐसा एक समय लग रहा था कि नहीं हो पाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। हम लोग भी चर्चा करते थे कि हो ही नहीं पाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा समस्याओं को देखते हुए हाथ मिला लिया और वो सफल रहा। अखिलेश यादव को भी पता है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है और जो नैरेटिव तैयार हुआ, जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, उस पर वो अच्छी बैटिंग कर गए। दूसरी तरफ कि भले ही कांग्रेस पार्टी इन बाई इलेक्शंस में उसकी एक भी सीटें नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अपने साथ जोड़े रखना और उस इंडिया गठबंधन की टैग को इस्तेमाल करने से भी
समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। भाई उसके हिस्से की जो है वो उस पे तो लड़ेगी ही लड़ेगी, बाकी जो उसके हिस्से की नहीं हो सकता उसमें से किसी को कोई एक कांग्रेस को मिल जाए तो सिंबॉलिक है ये पूरा। लेकिन ये लड़ाई जो है अखिलेश यादव एक इसी गठबंधन के दम पे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो तोड़ेंगे। और कांग्रेस के लिए तो मजबूरी है कि उसको उत्तर प्रदेश में बना बनाया एक जमीन मिल गया, जहां एक सीट पे वो लड़ रही थी लोकसभा में, उसके खाते में 6 सीटें आ गई, तो गठबंधन बना रहेगा और सम्मान पूर्वक शायद कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल भी जाए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव की जंग जो है वो बहुत रोचक होने वाली है, और रोचक इस मायने में होने वाली है क्योंकि मायावती जी का जो कोर वोटर बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव में चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये जो 4 सीटों का उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के साथ में हुआ, वहां भी मायावती जी ने कंटेस्ट किया था, लेकिन इस बार अलग इसलिए होगा क्योंकि आजाद समाज पार्टी कहा जा रहा है कि सारी की सारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। इसलिए भी रोचक होने जा रहा है क्योंकि दलितों के वोटों में ये समझ में आएगा कि चंद्रशेखर अब दलितों के नेता हैं या मायावती जी का जो करिश्मा है वो अभी तक कायम है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों का जो बैनर है इंडिया अलायंस, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार कोई ऐसा नैरेटिव काम करने वाला नहीं है और सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए अपनी सीटों को वापस लेकर के आना यह बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा ये एनालिसिस, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए। और अगर इसको अच्छा लगा, ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।